राजस्थान के सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, साहित्य क्लासेस की कक्षाओं में आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य। और हिंदी साहित्य के 4 पाठ हमने पहले पढ़ लिए हैं और आज हम पढ़ेंगे 5वां पाठ, जिसका नाम है सेनापति। और ये बहुत ही अच्छा पाठ है, बहुत ही रोचक पाठ भी है सेनापति का, जो हम वर्णन करेंगे। इससे पहले अपन ने जो 4 पाठ पढ़े, उन 4 पाठों में बहुत सारे विद्यार्थियों ने अच्छा रेस्पॉन्स दिया। और इसके अतिरिक्त जब ये पाठ पूरे हो जाएंगे, 5 पाठ, तो उसके बाद आपको प्रश्नोत्तर भी करवाए जाएंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको ये अच्छे होंगे, आपके लिए, परीक्षा के लिए भी, और आगे आपके भविष्य में हिंदी साहित्य की जानकारी के लिए भी बहुत ही सारगर्भित जानकारी लेकर उपस्थित होने का प्रयास करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। सबसे पहली बात है कि सेनापति के जो ऋतु वर्णन है, यानी ये जो ऋतु वर्णन है, ऋतु वर्णन में जो इन्होंने कवित लिखे हैं, इन कवित को कैसे पढ़ा जाता है। पहली बात तो यह है कि हम कवित को कैसे पढ़ेंगे। साहित्य के विद्यार्थी आप, तो साहित्य के विद्यार्थियों को लय, ताल, अनुतान ये सब आना चाहिए कि हम कैसे किसी कवित को पढ़ें। जैसे अपन ने पहले तुलसीदास के बारे में भी पढ़ा, और भी गणानंद के कवित भी पढ़े, भूषण का कवित भी पढ़ा, इसमें हिंदी अनिवार्य में। यानी अपने यहाँ पर जो चारों विषयों की जो कक्षाएं हैं, जैसे अंग्रेजी है, अंग्रेजी में यानी 7 पाठ क्लियर हो गए हैं, हिंदी जिसमें 6 पाठ क्लियर हो गए हैं, और राजनीति विज्ञान जिसमें 4 पाठ यानी 5 पाठ क्लियर हो गए हैं, और हिंदी साहित्य जो है इसमें ये 5वां पाठ आज क्लियर होने जा रहा है। वैसे हिंदी साहित्य 2019-20 में संपूर्ण हिंदी साहित्य अपलोड किया गया है, और अपने ये जो नंबर हैं यानी 9610208295, इन नंबरों पे अपने ग्रुप भी बनाया गया है, और उस ग्रुप पर आप बने रहें ताकि आपका और हमारा जो ये संबंध है यूं ही आगे तक बना रहे। तो आज हम पढ़ेंगे सेनापति। सेनापति में पढ़ेंगे हम ऋतु वर्णन। ऋतु वर्णन में जैसे ऋतुराज बसंत का वर्णन करता है, और जैसे मान लो ग्रीष्म ऋतु का वर्णन करता है, ग्रीष्म ऋतु के साथ साथ वर्षा ऋतु का वर्णन करते हैं। तो ऋतु वर्णन वो किस प्रकार करते हैं, उनमें हम क्या क्या देखते हैं, कैसा कवित उन्होंने लिखा है, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। वैसे यदि हम इसका हमें क्या क्या करना होता है, प्रत्येक जो होता है उसके लिए हमें क्या क्या पढ़ना होता है। देखिए हमें पढ़ना क्या है। पढ़ना यानी सेनापति की एक तो साहित्यिक परिचय पढ़ना है, व्याख्या पढ़नी है, काव्य सौंदर्य पढ़ना है, और प्रश्नोत्तर पढ़ने हैं। ये 4 पहलू जब हमें प्रत्येक कवि के बारे में याद होते हैं, तो इसका अर्थ यह है कि हमारा वो पूरा का पूरा पाठ है वो बिल्कुल अच्छी तरह से क्लियर हो गया है। मेरे पास जो लाइव पढ़ने वाले विद्यार्थी अच्छी तरह से जानते हैं कि हम कवित है वो किस प्रकार पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी आप भी आज जान जाएंगे कि कवित है वो किस प्रकार उसका उच्चारण किया जाता है। वैसे इसकी जो जन्म तिथि दी हुई है वो 1589 ईस्वी दी हुई है, यानी इसके अतिरिक्त इनकी जो मृत्यु के बारे में कहीं इतना उल्लेख नहीं मिलता है, इसलिए इनकी मृत्यु के बारे में क्योंकि मतभेद रहता है, कई 17वीं शताब्दी बताते हैं, कुछ और बताते हैं, तो वो डाटा जो है वो क्लियर नहीं है, इसलिए इनकी मृत्यु के बारे में अभी नहीं लिखा गया। तो साहित्यिक परिचय हम पढ़ेंगे। साहित्यिक परिचय हमने पहले अपलोड किया हुआ है इसका वीडियो, और काव्य सौंदर्य का भी अपलोड किया हुआ है। प्रश्नोत्तर और व्याख्या ये आज हम पढ़ेंगे। ये 2 है वो आज हमारे पढ़ने की चीज है। व्याख्या हम पढ़ेंगे। व्याख्या पढ़ने के लिए हमें क्या क्या करना होता है। एक व्याख्या करने के लिए, यानी जब वो आपके परीक्षा में आ जाती है तो उस व्याख्या को आप हल करेंगे, तो उसके लिए आप क्या करेंगे। देखिए व्याख्या पढ़ने के लिए आपको क्या क्या करना है। व्याख्या में आपको प्रसंग लिखना है, व्याख्या लिखनी है, और विशेष लिखना है। अब हम चलते हैं इनके जो पद हैं उन पदों पर। तो ये जो पद अपने सामने है, सबसे पहले हमें इसका वाचन करना है। वाचन देखिए इसका कि बरन बरन तरु फुले उपवन वन सोई चतुर रंग संग दल लहियत है। बंदी जी में बोलत वीर द वीर कोकिल है। बंदी जी में बोलत वीर द वीर कोकिल है। गुंजत मधुप गान गुण गहियत है। आवे आस पास कुहुपन की सुबास सोई। सोदे के सुगंध मांझ सन्ने रहियत है। शोभा को समाज सेनापति सुख साज आज आवत बसंत ऋतु राज कहियत है। कितना सुंदर पद है।
ऋतुराज बसंत का वर्णन इन्होंने किया है। अब यहां पर देखिए इसके वर्ण, वर्ण का अर्थ होता है वैसे रंग, वर्ण यानी अपने जैसे इसमें कहें हम वर्ण, तरु पेड़ पौधे, फूले यानी प्रफुल्लित हुए हैं, उपवन और वन। सोई चतुरंग, चतुरंग का अर्थ है चतुरंगिणी सेना। चतुरंग का अर्थ क्या है? 4 अंगों वाली सेना। और दल यानी 4 अंगों वाली सेना का दल सहित बंदी जिमी बोलत है। बंदी का अर्थ होता है वंदना करने वाले। बंदी का अर्थ क्या है? वंदना करने वाले, प्रशंसा करने वाले हम कह सकते हैं, प्रशंसा करने वाले, वंदना करने वाले। वीरद, बंदी जिमी, जिमी का अर्थ जो बोलत है वीरद है, यहां पर वीरद है, वीरद यानी बंदी जिमी बोलत है वीरद। वीरद का अर्थ होता है यशोगाथा। वीरद का अर्थ क्या होता है? यशोगान। क्या अर्थ होता है? यशोगान। वीरद वीर कोकिल है। गुंजत मधुप, मधुप अर्थात भौरे। गान गुन गहियत है। आवे आसपास कुहपन, कुहपन फूल। सुबास यानी सुगंध, सुबास यानी सुगंध। सोंदे के सुगंध मांस, सने, सने बरावा या सनावा। रहियत है। शोभा को समाज, सेनापति सुख साज आज। आवत बसंत ऋतुराज कहियत है। अब हमें सबसे पहले इसकी व्याख्या करनी है। तो व्याख्या करने से पहले हमें क्या क्या लिखना है? प्रसंग लिखना है, प्रसंग लिखना है। और भी जैसे मान लो हम इसके बारे में व्याख्या करने से पहले हम क्या क्या करते हैं, देखिए हम लिखेंगे प्रसंग। अब प्रसंग इसका हम इस प्रकार लिखेंगे, ये थोड़ा ध्यान रखेंगे आप कि प्रस्तुत पर्यावरण, प्रस्तुत पद्यावतरण, यहां पर लिखना है प्रस्तुत पद्यावतरण प्रकृति के चितेरे ऋतुकालीन कवि सेनापति द्वारा विरचित कवित रत्नाकर की तीसरी तरंग ऋतु वर्णन से उद्धृत है। इस पद में कवि ने ऋतुराज बसंत का चित्रात्मक वर्णन किया है। ऋतुराज बसंत का चित्रात्मक। अब आप क्या करेंगे, जैसे आपकी जो व्याख्याएं हैं उसमें एक जैसे ग्रीष्म ऋतु का वर्णन है और एक में शरद ऋतु का भी वर्णन है, तब आप क्या करेंगे, इस पद में कवि ने यहां पर ऋतुराज बसंत की जगह क्या कर दोगे? ग्रीष्म ऋतु का वर्णन किया है, ग्रीष्म ऋतु का वर्णन किया है। बाकी आप सेम का सेम ही रख सकते हैं। अब हम इसकी व्याख्या पर चलते हैं। तो आप व्याख्या इस प्रकार करेंगे कि कवि सेनापति या प्रकृति के चितेरे कवि सेनापति बसंत ऋतु का वर्णन करते हुए कहते हैं कि बसंत ऋतु एक राजा की तरह, बसंत ऋतु एक राजा की तरह अपनी सेना के साथ सुसज्जित होकर के आ रहा है। और इस अवसर पर वन और उपवन, वन उपवन में पेड़ पौधे और अन्य जो फूल फल हैं, अनेक प्रकार के रंग बिरंगे फूल है, वो खिले हुए हैं। और वह बसंत इस प्रकार लगता है मानो एक राजा के साथ चलने वाली चतुरंगिणी सेना के रूप में सुशोभित है। सोई चतुरंग अर्थात जैसे पेड़ पौधे हैं, फूल है, उपवन है, वन है, इन चारों को क्या माना है उन्होंने, यानी जैसे पेड़ पौधे, फूल, उपवन और वन इस प्रकार खिले हुए लगते हैं जैसे कि एक राजा के साथ चारों अंगों वाली यानी चतुरंगिणी सेना से सुशोभित होकर के राजा आ रहा हो। और जब ऋतुराज बसंत आ रहा होता है तब क्या होता है, कोयल उस राजा का गुणगान करने के लिए, कोयल उस राजा का गुणगान करने के लिए बंदी जनों अर्थात चारण भाट के समान लग रहा है, चारण भाट के समान लग रहा है। और भौरे या भौरों का झुंड, गुंजत मधुप गान यानी भौरों का झुंड उस ऋतुराज बसंत के महिमा का वर्णन कर रहा है या गुंजार से उसकी महिमा का बखान कर रहा है। आवे आसपास कुहपन की सुबास सोई, जहां कहीं भी देखते हैं चारों तरफ फूलों की सुगंध आ रही है, अर्थात आसपास चारों ओर का जो वातावरण है वो सुगंध से भरा हुआ है। सोंदे के सुगंध मान सनिस रहियत है, और उस समय ऐसे लगता है कि राजा ऋतुराज जो राजा है वो सुगंध से सना हुआ है, अर्थात सुगंध से भरा हुआ, यानी जिधर से ऋतुराज बसंत आ रहा है उधर से सुगंध ही सुगंध आ रही है। तो इसका अर्थ यह है, ऐसा लगता है कि जैसे वे सुगंध से सना हुआ है। और शोभा को समाज सेनापति सुख साज आज, यानी सेनापति कवि कहते हैं कि शोभा के समाज यानी
समाज को सुशोभित करने वाले सेनापति अपनी सुख साज सज्जाओं से अर्थात संपूर्ण सुखों से सुसज्जित होकर के सुखपूर्ण आनंद के साथ ऋतुराज बसंत एक राजा की तरह सुशोभित हो रहा है। आवत बसंत ऋतुराज का यत है, अर्थात ऋतुराज अर्थात ऋतुओं का राजा बसंत है, वो आ रहा है। इसमें देखिए कौन कौन से अलंकार है। एक इसमें जैसे बंदी जिमी का अर्थ, यहां पर बंदी जिमी, यहां पर एक वो अलंकार भी है। विरद वीर कोकिल है, वीर कोकिल रूपक अलंकार है, यहां पर रूपक अलंकार भी है। और इसमें उपमा अलंकार भी है, उपमा अलंकार भी है। को कहां है उपमा अलंकार, देखिए जैसे बरन बरन, यहां पर क्या है, यानी कौन सा अलंकार है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। कौन सा है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, रूपक अलंकार है, सोय चतुरंग संगतल लय्यत है। बंदी जिमी, यहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। विरद वीर रूप कोकिल है, अर्थात यहां पर रूपक अलंकार है। गुंजत मधुप गान गुण गय्यते, इसमें अनुप्रास अलंकार है। तो इसमें आप ये लिख सकते हैं। और आप एक दूसरी बात इसमें लिख सकते हैं कि प्रकृति की सुंदरता का बहुत ही मार्मिक वर्णन किया है। तीसरी बात इसमें आप ये लिख सकते हैं कि रचना कवित छंद में है, जो यति गति और नाद सौंदर्य से सुसज्जित है। यति गति और नाद सौंदर्य से सुसज्जित है। आगे चलते हैं 2 नंबर पर। देखिए दूसरा, देखिए इसमें मलय समीर शुभ सौरभ धरन धीर सारावर निर्जन मज्जन के काज के मधुकर पुंज पुनि मंजुल करत गुंज शुद्ध रत कुंज सम शब्द न समाज के व्याकुल वियोगी जोग के सकेन जोगी तहा बिहरत भोगी सेनापति सुख साज के सगन तरुल सत बोले पिक कुल सत देखो ही हुल सत आए ऋतुराज के। कितना सुंदर है। मलय, मलयाचल पर्वत का नाम, मलयाचल पर्वत। समीर हवा, समीर यानी हवा, और सौरभ यानी पराग, सौरभ यानी पराग। सरोवर जलाशय, तालाब। मज्जन के काज के, मज्जन का अर्थ होता है स्नान करना। क्या अर्थ होता है, स्नान करना। और मधुकर, मधुकर यानी भौरे, मधुकर यानी भौरे। मंजुल, मंजुल का अर्थ होता है सुंदर। और सुधरत कुंज सम, सम यानी समान, सदन यानी घर। व्याकुल चिंतित, जोग के सकेन जोगी, अरे विहरत अर्थात विहार करना, विचरण करना। और सघन अर्थात घने, तरु यानी पेड़, लसत बोले पिक कुल सत, पिक यानी कोयले। ये हुलसत अर्थात हृदय में खुशी होती है आए ऋतुराज के। अब देखिए इसका वर्णन हम किस प्रकार करेंगे। वही बात है, आप प्रसंग वैसे ही लिखेंगे। कैसे लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यावतरण प्रकृति के चितेरे रीतिकालीन कवि सेनापति द्वारा विरचित कवित रत्नाकर की तीसरी तरंग ऋतु वर्णन से उद्धृत है। इस पद में कवि ने ऋतुराज बसंत का चित्रात्मक वर्णन किया है। कवि सेनापति ऋतुराज बसंत का वर्णन करते हुए कहते हैं, कवि सेनापति ऋतुराज बसंत का वर्णन करते हुए कहते हैं कि बसंत ऋतु के आगमन पर, बसंत ऋतु के आगमन पर मलयाचल पर्वत से सरस सुगंधित हवा बहने लगती है। मलय समीर शुभ सौरभ धरण धीर, अर्थात पृथ्वी पर मलयाचल पर्वत से ऋतुराज बसंत के आगमन पर, ऋतुराज बसंत के आगमन पर मलयाचल से सरस और सुगंधित हवा बहने लगती है। सरवर निर्जन मजन के काज के, अर्थात पुष्प पराग मंद गति से पृथ्वी पर फैलता है। सौरभ मंद गति से पृथ्वी पर फैलता है और इस समय तालाबों का पानी स्नान करने के लिए उपयुक्त हो जाता है। सरवर निर्जन मजन के काज के, अर्थात इस समय तालाबों का पानी स्नान करने योग्य हो जाता है। चारों ओर बाग बगीचों में भंवरों के समूह में मधु गुंजार करते हैं। मधुकर पुंज पुनि, पुंज यानी समूह, मंजुल करत अर्थात चारों तरफ या चारों ओर भंवरों का समूह है, वो बहुत ही सुंदर गुणगान करता है। सुधरत कुंज सम सदन समाज के, अर्थात समाज के साधारण घर भी
कुंज के समान लगते हैं। सुधरत कुंज सम सदन समाज के सम, यानी यहाँ पर उपमा अलंकार है, उपमा अलंकार है। सदन समाज के यानी साधारण घर भी कुंज के समान सुंदर दिखते हैं। व्याकुल वियोगी, ऐसे वातावरण में विरही जन अति व्याकुल हो जाते हैं। ऐसे वातावरण में विरही जन अति व्याकुल हो जाते हैं और योगी अपनी योग साधना नहीं कर पाते हैं। योग के सकेन जोगी अर्थात योगी भी अपनी योग साधना नहीं कर पाते हैं। और इधर तहां, आगे देखिए, इधर विहरत भोगी, तहां विहरत भोगी, इधर भोगी अर्थात ग्रस्त के लोग सभी सुखों का स्वेच्छा से उपभोग करते हैं। तहां विहरत भोगी अर्थात ग्रस्त लोग जो है, सेनापति कहते हैं कि ग्रस्त व्यक्ति जो है वो संपूर्ण सुखों का उपभोग करते हैं। और सघन तरुलसत बोले पिक कुलसत, ऐसे वातावरण में इतना वातावरण सुंदर हो जाता है कि छायादार वृक्षों में सैकड़ों कोयले एक साथ कूदती है। सघन तरु अर्थात छायादार पेड़ पौधों पर या छायादार वृक्षों में सैकड़ों कोयले एक साथ कूदती है। देखो ये उलसत आय ऋतुराज के अर्थात बसंत ऋतु का गुणगान करती है। और कवि अंत में कहता है कि देखिए ऋतुराज बसंत के आगमन पर हृदय में खुशी की लहर दौड़ती है। देखो ये उलसत आय ऋतुराज के अर्थात ऋतुराज बसंत के आगमन पर हृदय में खुशी की लहर दौड़ती है। तो आप इसमें एक तो उपमा अलंकार है, एक आप देख सकते हैं, एक इसमें आप विशेष क्या लिखेंगे कि ऋतुओं के अनुसार प्रकृति के वातावरण का सुंदर वर्णन किया है। अनुप्रास और उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। मलय जैसे सरवर निर्जन मजन के काल मधुप पुंज पुनि, यानी यहाँ अनुप्रास अलंकार है। व्याकुल वियोगी यहाँ भी है। और इसमें सम सदन समाज के यहाँ पर उपमा अलंकार भी है। तो इसमें देख लेना आप, और भी कई जो है आपको क्या विशेष लगता है वो आपको लिखना है। ब्रज भाषा में कवि छंद है और नाद सौंदर्य से आबद्धित है। आगे देखिए तीसरा पद, और इसका जो उच्चारण है इसको हम कैसे पढ़ेंगे कि जेठ नजी काने सुधरत खस काने तल ताकत है काने सुधारी झारियत है। होती है मृमति विविध जल जंत्रन की ऊंचे ऊंचे अटाते सुधा सुधारियत है। सेनापति अंतरे गुलाब अर्ग जा साजी सार तार हार मोर ले धारियत है। विषम के बासर बराई वे को सिरे सब राजभोग काज साज यूं समारियत है। यानी जेठ नजीकाने का अर्थ होता है नजदीक आना या पास आना, नजदीक। और सुधरत का अर्थ होता है सुधारते हैं, मरम्मत करते हैं। खसकाने तल, खस की टटियां, खस की एक आपसे बता देता हूं कि जैसे ग्रीष्म ऋतु का महीना होता था तो उस समय प्राचीन काल में क्या कि अपने जैसे अभी तो जैसे मान लो हम ये कह सकते हैं कि अपने पास कूलर होते हैं, पंखे होते हैं, लेकिन उस समय क्या होता था कि खस की टटियों को भिगोते थे और जिससे वो बिल्कुल लू नहीं आकर के ठंडी हवा आती थी। तो खसकाने तल अर्थात खस की टटियों को ठीक करने में लग जाते हैं। ताक ते काने अर्थात सुधारी जा रही है, उनकी भी मरम्मत करते हैं। विविध जल जंत्र के अर्थात जल यंत्र, ऊंचे ऊंचे अट्टा, अट्टा का मतलब महल, यानी ऊंचे ऊंचे जो अटारियां होती है, माड़िया जिनको कहते हैं। और अंतर गुलाब अर्गजा, अर्गजा अर्थात चंदन। मोह ले ले धारियत ग्रीष्म वासर, वासर यानी दिन, बराइवे को अर्थात बिताना। शीरे यानी शीतल, शीरे यानी शीतल। राजभोग काज यूं समारियत है। अब देखिए इसमें कैसे इसका वर्णन करेंगे। कवि सेनापति वर्णन करते हैं कि जेठ का महीना नजदीक आते ही, जेठ नजीका ने, जेठ का महीना नजदीक आते ही अर्थात ग्रीष्म ऋतु के आरंभ होते ही, आरंभ होने से पहले ही या आरंभ होते ही लोग शीतलता पाने के लिए खस की टटियों को सुधारने में लग गए हैं। खस की टटियों को सुधारने में लग गए हैं, ठीक करने में लग गए हैं, उसके नीचे बैठने का इंतजाम करने लग गए हैं। इसी प्रकार घरों के अंदर जो ताक ते काने हैं, घरों के अंदर जो ताक ते काने हैं, उनको भी झाड़ पोंछ करके उनकी भी सफाई की जा रही है, उन्हें भी साफ स्वच्छ बनाया जा रहा है। होती है भ्रमति विविध जल जंत्रण की, विभिन्न प्रकार के
जल यंत्रों की मरम्मत भी की जा रही है, उन्हें भी सही अवस्था में, क्रियाशील अवस्था में करने के लिए विभिन्न प्रकार के आयाम अपनाए जा रहे हैं। ऊंचे ऊंचे अटाते सुधा सुधारियत है। ऊंचे ऊंचे अटा अर्थात ऊंचे ऊंचे जो अटालिकाएं हैं, ऊंचे ऊंचे अटालिकाओं को चूना सफेदी करके उन्हें सुधारा जा रहा है। यानी सफेदी किया हुआ घर है वो थोड़ा ठंडा रहता है, इसलिए उन्हें सफेदी की जाती है। सेनापति अंतर सेनापति कहते हैं कि ग्रीष्म ऋतु की भीषणता से बचने के लिए, अर्थात उनके प्रकोप को कम करने के लिए घरों में गुलाब और चंदन का छिड़काव भी कर रहे हैं, अर्थात सुगंधित द्रव्यों से भी घर को सजाया जाता है। सार तार हार मूल लेलेदारियत, अर्थात संपन्न लोग जो है वो श्रेष्ठ मोतियों के हार खरीदकर धारण करते हैं। संपन्न लोग जो है वो श्रेष्ठ जो लोग हैं, श्रेष्ठ मोतियों के हार लेकर के और मोतियों की माला लेकर के धारण करते हैं। ग्रीष्म के बासर बराइबे को, अर्थात ग्रीष्म ऋतु को बिताने के लिए या ग्रीष्म ऋतु में शीतलता पाने के लिए लोग क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के उपचार करने में लग गए हैं। और राजभोग अर्थात राजसी सुख जो भोग है, अर्थात राजसी सुख है, उसकी प्राप्ति के लिए लोग अपनी अपनी साज सम्मान को, अपनी अपनी व्यवस्थाओं को संभालने में लग गए हैं, अपनी अपनी व्यवस्थाओं को संभालने में लग गए हैं। तो इसमें एक तो अनुप्रास अलंकार है, अनुप्रास है, यहां पर पुनरुक्ति प्रकाश है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और दूसरी बात इसमें है कि ब्रज भाषा में बहुत ही सुंदर पद का वर्णन किया गया है और ग्रीष्म ऋतु की विकरालता का संकेत कर व्यक्तियों के साथ सम्मान या व्यक्तियों की चौकसी पर भी वर्णन किया गया है कि व्यक्ति कितने सतर्क होते हैं, इसका वर्णन भी इन्होंने किया है। 4 नंबर और लास्ट देखिए, बहुत ही सुंदर है, ये सबसे सुंदर है और मेरा पसंदीदा भी है। देख छिति अंबर जल है चारी ओर, छोर तीन तरवर सब ही को रूप हार्यो है। तीन तरवर सब ही को रूप हार्यो है, महाजर लागे ज्योति भादव की होती चले, जलद पवन तन शेक मानो पर्यो है। जलद पवन तन शेक मानो पर्यो है, दारुण तारण तारे नदी सुख पावेश्वर, सीरी घन चाह चाहे बही चित्त धैर्यो है। देखो चतुराई सेनापति कविताई कीजू, ग्रीष्म विषम वर्षा की सम करियो है। इसमें देखिए ये इसके 2 अर्थ हैं, एक तो वर्षा ऋतु के आधार पर है और एक ग्रीष्म ऋतु के आधार पर है। तो इसका 2 तरह से आपको लिखना है। क्षिति का अर्थ होता है पृथ्वी या धरती, अंबर यानी आकाश, जले, यहां पर जले का अर्थ एक तो जलना है और एक है जलमय होना, जलमग्न होना, जलमग्न होना। तीन यानी तरण, तिनका, तरवर पेड़ पौधे, सब ही को रूप हरियो है। हरियो है का अर्थ है यहां पर एक तो हरना और एक हरा करना, ठीक है। महाजड़ अर्थात झड़ी, ज्योति भादव की होती चले, जलद पवन तन शेक मानो पड़ी, मतलब शेकना। दारुण तरणी, यहां पर जैसे ये तरणी जो है वैसे अपनी हिंदी में तो ये तरणी, एक तो ये तरणी है और एक ये तरणी है, ये होता है। लेकिन इन्होंने दोनों में एक ही समान अर्थात नाव और सूर्य दोनों ही अर्थ इस एक में दिए हैं। और शीरी घन छा मतलब बादलों की छा, चाहिए मतलब चाहते हैं, चित्त द्रव्यनी चित्त में धारण किया है या सोच रहे हैं। देखो चतुराई सेनापति की चतुराई को देखिए। ग्रीष्म विषम अर्थात ग्रीष्म ऋतु का वर्षा की भीषणता के समान वर्णन किया है। अब हम जैसे इसका वर्णन करेंगे तो कवि सेनापति कहते हैं, कवि सेनापति ग्रीष्म ऋतु का आधार पर देख रहे हैं अपन, कवि सेनापति ग्रीष्म ऋतु का वर्णन करते हुए कहते हैं कि पृथ्वी और आकाश में चारों ओर भीषण तपन फैल रही है। जले अर्थात चारों तरफ भीषण गर्मी की तपन फैल रही है और गर्मी की इस भीषणता ने पेड़ पौधों की हरितमा हर ली है। 3 तरवर सब ही को रूप हो रही है, अर्थात भीषण गर्मी ने पेड़ पौधों की हरितमा को या हरियाली को हार लिया है। और महाजड़ लागे ज्योति भादव की चले, अर्थात सब जगह लुएं चल रही है। जलद पवन तन शेक मानो पड़ियो है,
जलयुक्त वायु भी शुष्क होकर शरीर को सेक रही है। जलद पवन तन सेक मानो पड़े, अर्थात जलयुक्त जो पवन है या जलयुक्त जो पवन है वो भी शरीर को सेक रही है, अर्थात बहुत गर्म लग रही है। और हर एक प्राणी ठंडी छाया की अभिलाषा रखता है। दारुण तरणी नदी सुख पावे सब, अर्थात सेनापति कहते हैं कि इस सूर्य की भीषणता के कारण सभी लोग नदियों के आसपास जाकर के और शीतलता चाहते हैं। सीरी घन छा चाहे बेको चित द्रव्य, सभी लोग छाया अर्थात घन छा, या ये कह सकते हैं कि घनी छाया में अपने आप को ले जाना चाहते हैं या घनी छाया में बैठना चाहते हैं। देखो चतुराई सेनापति कविता की जो, अर्थात सेनापति कहते हैं कि मेरी कविता की चतुराई देखिए, मैंने ग्रीष्म ऋतु का या वर्षा ऋतु का वर्णन जो है या ग्रीष्म ऋतु का वर्णन भी वर्षा ऋतु के समान कर दिया है। अब जैसे आप इसको जब आप वर्षा ऋतु के आधार पर करेंगे, कैसे करेंगे कि कवि सेनापति कहते हैं कि आकाश में सर्वत्र जल ही जल है। वर्षा ऋतु के आधार पर आकाश में चारों ओर जल ही जल है, और जल से पेड़ पौधे, इतने जल से पेड़ पौधों को हरा भरा कर दिया है, हरे भरे हो गए हैं। वर्षा ऋतु की झड़ी लगी हुई है जो अनवरत भाद्रपद महीने तक चलती है। महाजल लागे जो भादव की चल, अर्थात वर्षा ऋतु की झड़ी भाद्रपद महीने तक चलती है। और बादलों की ठंडी छाया से तन भी ठंडक महसूस कर रहा है। जलद पवन तन सेक मानो पड़े, अर्थात बादलों की ठंडी छाया से तन भी अर्थात शरीर में भी ठंडक महसूस कर रहा है। और जल की अधिकता से नदियों में पानी भर जाने से लोग नदियों में नाव तैराकर कुछ सुखानुभूति कर रहे हैं। दारुण तरणी तरे नदी सुख पावे सब, अर्थात लोग जो है चारों ओर पानी पानी हो जाने से लोग पानी में नाव तैरा करके, और नदियों में जिस प्रकार नाव तैराई जाती है उसी प्रकार नाव तैरा करके और आनंद का उपभोग कर रहे हैं, सुखानुभूति करते हैं। बादलों की ठंडी छाया भी हर एक के मन में अभिलाषा बनी हुई है। सीरी घन छा अर्थात बादलों की ठंडी छाया, जो पहले तो यहाँ पर घनी छा था, अब घन छा अर्थात बादलों की जो ठंडी छाया है वो हर एक व्यक्ति का मन हरण कर रही है, अर्थात हर व्यक्ति है वो बादलों की छाया में रहना पसंद करता है। देखो चतुराई सेनापति, अर्थात सेनापति कहते हैं कि मेरी कविता का चमत्कार देखिए, वर्षा ऋतु का वर्णन मैंने ग्रीष्म ऋतु के समान किया है, ग्रीष्म ऋतु के समान किया है। इसमें अनुप्रास अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, उपमा अलंकार है। अब कहाँ है वो आपको बताना है। अब यहां मैं नहीं बताऊंगा, वो आपको बताना है कि इसमें कहां पे अनुप्रास है, कहां उत्प्रेक्षा है, कहां उपमा अलंकार है, ये आपको ही बताना है। तो उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा, और भी जो आगे से आगे हम जब चलते रहेंगे तो हिंदी साहित्य का संपूर्ण कोर्स है वो शीघ्र ही अपलोड कर दिया जाएगा, और आप मेरे साथ यूं ही बने रहें। जय हिंद, जय भारत।